तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ पिया सर। मैं आपके लिए आया हूँ एमपी वर्क देने के लिए साइंस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपके एमपी वर्क के यूनिट नंबर 13 को कंपटीशन करने वाले हैं। इधर देखिए आप, वर्क देने के यूनिट नंबर 13 को कंपटीशन करने वाले हैं। इसमें जितने भी टॉपिक हैं उन सभी टॉपिक को आप हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं और इन पे हम उन्हीं टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुके हैं। देखिए, पहला टॉपिक अपना पदार्थों में अविभाज्य कण, डाल्टन का सिद्धांत, थॉमसन रदरफोर्ड बोर मॉडल, परमाणु बल, विभिन्न कक्षाओं में वितरण, बोर-बरी का नियम, सोमरफेल्ड का मॉडल, परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक, संभारिक, समावयवी, हाइड्रोजन, परमाणु का स्पेक्ट्रम, डी ब्रोगली का सिद्धांत, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, श्रोडिंगर परमाणु मॉडल, कक्षकों की संकल्पना एवं क्वांटम संख्याएं, परमाणविक कक्षकों का संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन, परमाणु एवं अणु की आधुनिक संरचना। जितने भी टॉपिक हैं मैंने इस टॉपिक पर बारी बारी से सभी एमसीक्यू लिए हुए हैं और मैंने उन्हीं एमसीक्यू को फॉलो किया है, फोकस किया हुआ है जो पिछले सालों में आ चुके हैं। और आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करते हैं वीडियो को लाइक करते हैं ना, और बिना टाइम गवाए हुए आते हैं टॉपिक पर। चलिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें स्टार्ट करें किससे? डाल्टन का परमाणु मॉडल, उसके बाद थॉमसन का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल और बोर का मॉडल। इन सभी पे एमसीक्यू अपन करने वाले हैं और ध्यान रखना सभी जितने भी एमसीक्यू में लिए हुए हैं सारे प्रीवियस ईयर के हैं और आपके टॉपिक से बहुत ज्यादा रिलेटेड हैं और आने ही वाले ही, समझ लीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा कथन सही है? ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन है परमाणु विभाज्य है, एक ही तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं, परमाणु रासायनिक क्रिया में नष्ट हो सकते हैं, परमाणु का द्रव्यमान बदला जा सकता है। तो सही कौन सा है? देखो, द्रव्य बदल सकते हैं? बिल्कुल नहीं बदल सकते। नष्ट कर सकते हैं? नहीं, परमाणु नष्ट नहीं किया सकता। एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं, बिल्कुल सही है। एक तत्व के परमाणु होंगे सभी समान होंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? ऑप्शन नंबर बी। आई थिंक क्लियर हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड में चलते हैं। ध्यान से देखिए सभी क्वेश्चंस को। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है अपना, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार पदार्थ अणुओं से मिलकर बना होता है, प्रत्येक तत्व सूक्ष्म अविभाज्य कणों परमाणु से मिलकर बना है, परमाणु का आवेश नकारात्मक होता है, परमाणु ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं, उत्सर्जन कोई रिलेशन ही नहीं है, परमाणु का आवेश नकारात्मक होता है नहीं। तो क्या है इसका सही आंसर? ए, ऑप्शन नंबर बी। प्रत्येक तत्व सूक्ष्म है, अविभाज्य है ना, और कणों से, कणों मतलब परमाणु से मिलकर बना होता है। ये आपका आंसर नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कौन सी सीमा है, लिमिटेशन? यानी जो उसने सिद्धांत दिया था ना, वो किन चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, कुछ चीज को देखते हैं। परमाणु अविभाज्य है, परमाणु समान होते हैं, या समस्थानिक और संभारिक को नहीं समझ सका, या रासायनिक संयोजन क्रिया को नहीं समझ सका। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ये नहीं बता सका कि समस्थानिक और संभारिक में क्या डिफरेंस होता है। चलिए,
क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। यहाँ पर अपने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है अपना, इस वैज्ञानिक ने पदार्थ के अविभाज्य कण एटम की परिकल्पना दी। तो न्यूटन ने दी थी ना, क्योंकि जिसका सिद्धांत दे रहे हैं सारी बात वही करेगा। रदरफोर्ड तो होगा नहीं, बोहर भी नहीं होगा, और थॉमसन तो बिल्कुल है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार रासायनिक यौगिक बनते हैं। रासायनिक यौगिक कैसे बनते हैं? अलग अलग तत्वों के परमाणुओं के संयोग से, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से, नाभ के संलयन से, प्रोटॉन के जुड़ने से। तो यौगिक कैसे बनते हैं? अलग अलग तत्वों के परमाणुओं से। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। जैसे H2 है, H2O अपना क्या है? जल है। लेकिन ये दो अलग अलग परमाणु से मिलकर बना होता है। एक तो क्या है? हाइड्रोजन का परमाणु है, एक क्या है इसमें? ऑक्सीजन परमाणु है। तो अपनी बात कौन सी हो रही है? ऑप्शन नंबर ए वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में कहा गया है कि परमाणु का द्रव्यमान बहुत छोटा पर निश्चित है। परमाणु का द्रव्यमान और आकार बदल सकता है। परमाणु धनावेशित कण है। परमाणु केवल प्रकाश उत्सर्जन करता है। तो कौन सी बात सही है? परमाणु का द्रव्यमान बहुत छोटा है लेकिन निश्चित है, मतलब जितना भी है फिक्स है, वो चेंज नहीं हो सकता। जैसे हाइड्रोजन का होता है ना अपना, हाइड्रोजन का कितना होता है द्रव्यमान? 1.00008 होता है। और जो क्या मान लेते अपन? सिर्फ एक मान लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आगे अपना, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने सबसे अधिक किस नियम को स्पष्ट किया? न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। न्यूटन कहाँ से आ गया? न्यूटन का चूंकि बात ही नहीं हुई, तो ये ऑप्शन पर कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऊर्जा संरक्षण का नियम ये हो सकता है, देखते हैं। द्रव्य संरक्षण और निश्चित अनुपात का नियम, इलेक्ट्रॉन की खोज। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम, ये बात उसकी सही है। तो किसी भी अभिक्रिया जब होती है ना, तो उसमें द्रव्यमान हमेशा समान रहेगा। चलिए ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आ चुके हैं, थॉमसन मॉडल। थॉमसन मॉडल। ओके, क्वेश्चन फर्स्ट करते हैं इसका। थॉमसन के परमाणु मॉडल को किस नाम से जाना जाता है? थॉमसन के परमाणु मॉडल को किस नाम से जाना जाता है? तो अपना ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र मॉडल, तो थॉमसन के परमाणु मॉडल को किस नाम से जाना जाता है? तो सौरमंडल मॉडल बिल्कुल नहीं, तरबूजी मॉडल नहीं, ग्रह मॉडल नहीं, क्या कहते हैं? फिल्म पुडिंग मॉडल, है ना। ऐसा अपनी पुडिंग होती है, इसमें प्लस 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 माइनस प्लस माइनस माइनस ऐसे करके इलेक्ट्रॉन में धसे होते हैं। यही थॉमसन ने हमको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, थॉमसन मॉडल में परमाणु को किस रूप में दर्शाया गया है? इलेक्ट्रॉनों का बादल, धन आवेशित गोला जैसे इलेक्ट्रॉन जुड़े होते हैं, नाभिक के चारों ओर घूमते इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मिश्रण। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा धन आवेशित गोला जिसमें इलेक्ट्रॉन जड़े होते हैं।
ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना 3 है। थॉमसन ने मॉडल की मुख्य सीमा क्या थी? समस्थानिकों को नहीं समझ सका, समस्थानिकों को नहीं समझ सका, इलेक्ट्रॉनों की गति को नहीं समझ सका, नाभिक की खोज नहीं कर सका, प्रकाश स्पेक्ट्रम को नहीं समझा सका। तो इसमें नाभिक की खोज नहीं की थी। इसने से बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स में धसे होते हैं और दूसरी तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन इसने नहीं बताया था कि बीच में कुछ होता भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। थॉमसन मॉडल में इलेक्ट्रॉन को क्या भूमिका दी गई? वे परमाणु की सतह पर स्थित होते हैं, वे धनावेशित गोले में धसे हुए होते हैं, वे नाव स्थित होते हैं, वे तरंग की तरह व्यवहार करते हैं। तो थॉमसन ने बताया था वे धनावेशित गोले में धसे होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5, थॉमसन का मॉडल कब प्रस्तुत किया गया? थॉमसन का मॉडल कब प्रस्तुत किया गया? तो 1904 में। इसमें 1904 में। एक क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा लगा लीजिए इस पे। एक क्वेश्चन कैसा है, काफी इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और यहां से स्टार्ट होते हैं आपको रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। रदरफोर्ड ने इस प्रयोग द्वारा परमाणु का मॉडल प्रस्तुत किया? इलेक्ट्रोड रे प्रयोग, गोल्ड फॉइल प्रयोग, फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो रदरफोर्ड प्रयोग किए थे ना, वो किए थे सोने की पन्नी पर यानी गोल्ड फॉइल पर। इलेक्ट्रोड रे प्रयोग गलत है इसका। फोटो इलेक्ट्रिक ये भी गलत है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ये भी अपना गलत है। तो पहला आंसर क्या हो जाएगा पहले क्वेश्चन का? गोल्ड फॉइल। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। रदरफोर्ड के प्रयोग में अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल गए, क्यों? क्यों निकल गए? नाभिक धनावेश है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सोने की पन्नी मोटी थी? नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। इलेक्ट्रॉन बहुत भारी होते हैं? नहीं। परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है, ये बिल्कुल बात सही है। अगर कोई चीज खाली होगी तभी तो बहुत सी बाहर निकलेगी। जैसे मैं आपको कोई बता भी देता हूँ एक मॉडल करके, ऐसे बीच में था कैसा इसका एक नाभिक भाग है ना, तो यहाँ पे बमबारी हो रही थी तो इलेक्ट्रॉन कैसे हो रहे थे? बाहर निकल रहे थे ऐसे। ये क्यों निकल रही हैं? क्योंकि जो परमाणु का जो अधिकांश भाग है वो कैसा है? खोखला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। रदरफोर्ड मॉडल की मुख्य सीमा क्या थी? यह नाभिक के अस्तित्व को नहीं समझ सका, यह इलेक्ट्रॉन की स्थिरता और स्पेक्ट्रा को नहीं समझ सका, यह समस्थानिकों को नहीं समझ सका, यह द्रव्य संरचना के नियमों का पालन का नियम विरोध करता है। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। स्थिरता स्पेक्ट्रा को ये नहीं बता सका, है ना, ये इसकी कुछ सीमा थी। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु का धन आवेश कहाँ केंद्रित होता है? पूरे परमाणु में समान रूप से फैला हुआ होता है, नाभिक में, इलेक्ट्रॉनों पर भारी पड़ने। तो वहाँ होता है नाभिक में, है ना। ऐसे मान लो ये अपना क्या है, एक परमाणु है, ठीक है, इसके बीच में जो होंगे तो यहाँ पे होगा क्या? न्यूट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज। और जो नेगेटिव चार्ज होगा ना वो कहाँ होगा?
बाहरी कक्षाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, रदरफोर्ड ने नाविक की खोज किस वर्ष में की? रदरफोर्ड ने नाविक की खोज किस वर्ष में की? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है? ए है 1897, बी है 1904, सी है 1911 और डी है 1926। तो इसका आंसर क्या है? 1911। और आप ध्यान दीजिएगा, जितने भी डेट्स वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वो एग्जाम में ज्यादा आते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ ये डेट्स को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। और मैं आपको एक बार याद दिला देता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके, और अपने महत्वपूर्ण सजेशन को अपने कमेंट में जरूर बताइए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। बोहर मॉडल, यहाँ से कौन सा होने वाला अपना? बोहर मॉडल। चलिए बोहर मॉडल को भी अपन अच्छे से निपटाते हैं। और आपको फिर से बता देता हूँ कि जितने भी जो क्वेश्चन है ना, वो पिछले सालों में आए हुए हैं, मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, तो इनके चांस ज्यादा होते हैं कि अगले साल भी आप में आने के चांसेस हैं ज्यादा। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोहर मॉडल में इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? नाभिक गोले में, नाभिक में, निश्चित कक्षाओं में, या पूरे परमाणु की समान रूप से? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, निश्चित ऊर्जा स्तरों में पाए जाते हैं, है ना। पहला क्वेश्चन हो गया अपना। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बोहर ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा की कौन सी रेखाएं समझाई? सभी बहु इलेक्ट्रॉन परमाणुओं की संख्याएं, केवल अल्फा कणों की रेखाएं, हाइड्रोजन परमाणु की स्पेक्ट्रम रेखाएं, न्यूट्रॉन खोज। तो बोहर ने क्या बताया था? हाइड्रोजन परमाणु की स्पेक्ट्रम रेखाएं के बारे में डिटेल से उन्होंने बताया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोहर मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्वांटाइज्ड होता है और बराबर होता है। किसकी क्वांटाइज होता है, बराबर होता है? जो होता है ऑप्शन नंबर 1 की, तो होता है NH/2π। ध्यान रखिएगा, NH/2π। ओके, क्वेश्चन नंबर अगले में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो ये आ गया अपना क्वेश्चन नंबर 4। बोहर मॉडल की सीमा क्या थी? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को नहीं समझ सका, बहु इलेक्ट्रॉन परमाणु स्पेक्ट्रा को नहीं समझ सका, नाभिक की खोज नहीं कर सका, इलेक्ट्रॉन खोज नहीं कर सका, तो बहु इलेक्ट्रॉन परमाणु स्पेक्ट्रा को नहीं बता सका। तो जो बोहर मॉडल था ना, उसने सिर्फ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में एक सेकेंड, स्पेक्ट्रम के बारे में उन्होंने बताया था। और इसके अलावा एक मॉडल था ना, और किसी के बारे में उन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 आ चुके हैं, देखते हैं। बोहर ने परमाणु मॉडल कब प्रस्तुत किया? बोहर ने परमाणु मॉडल कब प्रस्तुत किया? 1904 में, 1911 में, 1913 में, या 1926 में? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1913 में। बोहर ने मॉडल कब दिया था? 1913 में। आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना, ज्यादा डेट वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। मैं इस बात को बार बार इसलिए बोल रहा हूँ
तो ये क्वेश्चन बार बार ही आते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ओके, नेक्स्ट है अपना बोरबरी मॉडल। बोरबरी के बारे में ओके पढ़ते हैं। बोरबरी नियम के अनुसार किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है? हो सकती है 2n की पावर 2 की फॉर्म में हो सकती है ना, 2n की पावर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर एक आंसर मैंने बता दिया, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2, इसी तत्व की m कक्षा n इक्वल टू 3 में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो कितने हो सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन अधिकतम हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है अपना 3, बोरबरी नियम के अनुसार इसी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या भरने के लिए कौन सा नियम लागू होता है? ऑक्टेट नियम, पाउली का नियम, कुंड का नियम, कौन सा नियम लागू होता है? 2n2 का नियम। इस नियम की अनुसार क्या होती है? कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं इस नियम के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे है अब क्वेश्चन नंबर 4 पर। परमाणु क्रमांक 20 इसको होता है कैल्शियम का, फिर क्या बोलते हैं Ca में इलेक्ट्रॉनों का वितरण क्या होगा? मतलब किस इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे इसको बताना है। तो 2 8 8 2, अब 2 हटा रहा, 2 8 2 8, तो कैसे भरे जाते हैं? ऑप्शन नंबर 2 के हिसाब से। पहले 2 भरेंगे, फिर 8, फिर 8, उसके बाद 2 तो बचे ही ना, 2 8 10 और 8 2 10, 10 प्लस 10 इक्वल्स टू 20 में पूरा इलेक्ट्रॉन थे जो को भरने थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बोरबरी नियम के अनुसार बाहरी परत में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, सॉरी 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे? परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक, संभारिक और समव्ययी, यानी 1 2 3 4 और 5 टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं। और ये थोड़ी वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि मैं एक ही वीडियो में पूरी की पूरी यूनिट्स 13 है उसको मैं कंप्लीट करने वाला हूँ। इस क्लास को पढ़ने के बाद आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं, इसलिए मैंने आपको एक क्लास में सब चीज़ों को कंबाइन कर दिया है। ओके, चलिए, और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए इन टॉपिक को अपने करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से करते हैं। इसी तत्व की परमाणु संख्या Z किससे निर्धारित होती है? मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ Z होता क्या है। एक होता है Z, एक होता है 8। इसको क्या बोलते हैं? द्रव्यमान
ये होता है क्रमांक। ओके, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉनिक संख्या, न्यूट्रॉनिक संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो प्रोटॉनिक संख्या के इक्वल होता है क्या, अपना जेट। जितना प्रोटॉन होंगे उतना क्या होगा, इसका क्रमांक होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ऑक्सीजन में प्रोटॉन संख्या 8 है और न्यूट्रॉन संख्या 8 है, तो इसके द्रव्यमान क्या होगा। देखो, जो द्रव्यमान होता है ए में क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन संख्या क्या कर देती है, अपन प्लस कर देते हैं। कितनी हो जाएगी, 16। तो इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किसी तत्व में प्रोटॉन की संख्या 17 और न्यूट्रॉन की संख्या 18 है, उसका परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या क्या होंगे। प्रोटॉन कितनी है, प्रोटॉन 17, न्यूट्रॉन 18, तो इस दोनों प्लस को क्या जाएंगे 35 मास। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 4 18। ऑप्शन नंबर बी से क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर, यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक Z = 12 है, तो उसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे। तो उसमें 12 प्रोटॉन होंगे। तो जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या, ये 12 होंगे, तो भी कितने होंगे, 12 ही होंगे, सेम टू सेम। आई थिंक कुछ समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5, किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या ए का सूत्र है। ये कैसे आता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जोड़ देते हैं तो क्या आती है अपने परमाणु वो द्रव्यमान संख्या, यानी मास। मास को अपन क्या बोलते हैं, ए जेड प्लस, सिंपल सा। ओके, कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, समस्थानिक करते हैं। यहां से अपन समस्थानिक क्या होते हैं, जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान और न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न हो। जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान और प्रोटॉन की संख्या भिन्न हो, जिनमें द्रव्यमान समान हो, जिनका रासायनिक व्यवहार समान हो, जिसमें प्रोटॉन कैसे होते हैं, समान होते हैं, और न्यूट्रॉन कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर पहला इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2, जैसे देखिएगा, हाइड्रोजन के कौन से रूप समस्थानिक कहलाते हैं, H1 H2 H3। H3 बिल्कुल नहीं, केवल प्रोटियम और ड्यूटेरियम नहीं, H2 और D2 ए भी नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। इसका क्या हो जाएगा, एकदम सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। समभारक की सही परिभाषा कौन सी है, जिनकी परमाणु संख्या समान हो, सही नहीं है, जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो पर परमाणु संख्या अलग हो। द्रव्यमान की बात कर रहा है, तो मतलब इसका आंसर सही होगा। समभारक मतलब समान भार, भार मतलब द्रव्यमान। जिनका रासायनिक गुण समान हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोण से ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। जिनकी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो, नहीं, ये भी ऑप्शन के हिसाब से बिल्कुल गलत है। सिर्फ एक ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं।
समावयवी आइसोटोन्स क्या कहलाते हैं? जिनमें न्यूट्रॉनिक संख्या समान होती है, जिनमें प्रोटॉन संख्या समान होती है नहीं, क्रम संख्या नहीं। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? एकदम राइट आंसर इसका हो जाएगा, जिनमें न्यूट्रॉनिक संख्या समान होती है। ओके, इस क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन नंबर 5, आर्गन 1840 और कैल्शियम 2040, यानी इसमें दोनों भार दोनों समान है, तो क्या कहेंगे? आइसोबार। ये थोड़ी सी वर्डिंग आप थोड़ा अलग अलग सकते हैं, लेकिन अगर वर्डिंग आ गई ना एक बार तो आपको आंसर भी डेफिनेटली आ जाएगा, इसमें तो कोई बात नहीं है। ओके, यहाँ तक हमने कुछ टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं और आगे हम 3 टॉपिक को और कंप्लीट करने वाले हैं। अब बने रहिए क्लास में। आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, क्योंकि BR सर जो साइंस पढ़ाते हैं ना, वो अलग ही साइंस पढ़ाते हैं जो आपको एग्जाम से रिलेटेड हो और जो एग्जाम में आती भी है। ऐसा नहीं है कि सर पढ़ा के निकल जाएं और आप एग्जाम में नहीं फंसे, आपको जरूर इसमें क्वेश्चन मिलने वाला है। तो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट, हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम, डी ब्रोगली का सिद्धांत, हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत। इन तीनों टॉपिक को ओपन करते हैं बारी बारी से हल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रृंखला रस क्षेत्र में आती है? लामिन श्रृंखला, बाल्मर श्रृंखला, पश्चिम श्रृंखला और ब्रैकेट श्रृंखला। इसका आंसर क्या होगा? बाल्मर श्रृंखला। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या होगा? बाल्मर श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमेन श्रृंखला किस क्षेत्र में आती है? तो पराबैंगनी में आती है, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड नहीं, दृश्य नहीं, एक्सरे बिल्कुल नहीं। किसमें आती है? अल्ट्रावायलेट रेंज में आती है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, बाल्मर श्रृंखला में इलेक्ट्रॉन किस स्तर से n=2 स्तर पर आते हैं? तो n=1, n=2, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा सही आंसर। n=3, 4, 5 और ऐसे नेक्स्ट चलता रहेगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे n=2 तो है ही ना, तो इसमें प्लस से कर देते हैं। जितना भी अपना गिवन होता है ना, इसमें एक 1 प्लस कर देते हैं। स्टार्टिंग कहाँ से दी है? 3 से स्टार्ट हो गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर, पश्चिम श्रृंखला किस ऊर्जा स्तर पर समाप्त होती है? तो ऑप्शन नंबर कैसा हो जाएगा? सी हो जाएगा, n=3 पर समाप्त हो जाती है। तो इसके बाद बाल्मर और अन्य भी श्रृंखलाएं स्टार्ट हो जाती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की खोज किसने की थी? तो बाल्मर ने की थी, है ना। इसके बारे में अपन तब से पढ़ रहे हैं, तो क्या आंसर है किसका? बाल्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ओके, यहाँ से स्टार्ट है अपना डी ब्रोगली। डी ब्रोगली डी ब्रोगली के अनुसार इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्ध्य पाई इक्वल टू क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, h/mv। h/mv से क्या हो जाएगा? एकदम राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डी ब्रोगली सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो डी ब्रोगली ने ना, कोई भी साइंटिस्ट होगा तो अपना नाम सबसे पहले लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य किस पर निर्भर करता है?
केवल द्रव्यमान पर, केवल वेग पर, संवेग पर, तो किस पर करता है, मोमेंटम पर निर्भर होता है, ऊर्जा पर, बिल्कुल। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, संवेग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, यदि इलेक्ट्रॉन की चाल बढ़ा दी जाए तो उसका डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा, घटेगा, परिवर्तित रहेगा, शून्य होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, घटेगा, ना ही बढ़ेगा, परिवर्तित भी नहीं रहेगा, शून्य भी नहीं होगा, क्या होगा, घट जाएगा। मैं आपको बता भी देता हूँ, हाँ ऐसे ये है, जब वेग जाता है एक दूरी ज्यादा तय करेगी, एक दूरी कम तय करेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर। डी ब्रोगली का सिद्धांत मुख्य रूप से किस अवधारणा पर आधारित है, तरंग कण का द्वैत, वेव पार्टिकल डुअलिटी, नाभिक की स्थिरता, नहीं, ऊर्जा संरक्षण, नहीं, गुरुत्वाकर्षण, ये तो है ही नहीं, कारण वो तरंग की द्वैत डुअलिटी दो तरह से व्यवहार करता है। कैसे करता है, एक तरंग की तरह करता है और ये कण की तरह भी करता है, दो तरह से बिहेव करता है। जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत का सूत्र है। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए, डेल्टा एक्स डेल्टा पी एच 4 पाई अपॉन एच, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार एक साथ सटीक रूप से मापा नहीं जा सकता। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं, वेग और तापमान, नहीं, ऊर्जा द्रव्यमान, नहीं, द्रव्यमान और आयतन, नहीं, द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन की स्थिति और संवेग, तो चीजों के साथ नहीं देख सकते, तभी तो क्या बोलते हैं, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, हाइजेनबर्ग का सिद्धांत किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया, हाइजेनबर्ग का सिद्धांत किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था। क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर सी इसका कैसा हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा 1927 में। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन पढ़ते हैं, भारी वस्तुओं का अनिश्चितता सिद्धांत का महत्व किसके लिए, किसको व्यवहार को समझने के लिए है, भारी वस्तुओं के लिए, न्यूटन के नियमों के लिए, ताप गतिकी, नहीं, सूक्ष्म कणों के लिए है। अनिश्चितता सिद्धांत कैसा है, सूक्ष्म कणों के लिए है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार सूक्ष्म कणों का व्यवहार शास्त्रीय यंत्रियों से नहीं समझा जा सकता, कणों की स्थिति और संवेग दोनों का एक साथ पूर्णतः ज्ञात नहीं किया जा सकता, इलेक्ट्रॉन नाभिक में स्थित है, परमाणु पूरी तरह से स्थिर है, नहीं, नहीं, सूक्ष्म कणों का व्यवहार यांत्रिकी से, शास्त्रीय यंत्रिकी से समझा नहीं जा सकता। ओके, ये थे अनिश्चितता सिद्धांत के 5 क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे श्रोडिंगर परमाणु मॉडल पर और क्वांटम संख्याएं।
इनको देखते हैं। चलिए, श्रोडिंगर श्रोडिंगर ने परमाणु के लिए कौन सा समीकरण दिया? वेव समीकरण, बिल्कुल सही है। पहले क्या दिया था? वेव इक्वेशन दिया था। वेव इक्वेशन उन्होंने दिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, श्रोडिंगर समीकरण के हल से क्या प्राप्त होता है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का वेग, इलेक्ट्रॉन की स्थिति, इसकी संभावना, न्यूट्रॉन पर आवेश। स्थिति के बारे में इसको पता चलता है श्रोडिंगर के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, श्रोडिंगर का परमाणु मॉडल किस पर आधारित था? कण सिद्धांत पर, तरंग यांत्रिकी पर, सौरमंडल मॉडल, न्यूटन का नियम। न्यूटन का नियम तो बेतु का ऑप्शन है, ये भी नहीं है, और कण सिद्धांत भी नहीं है। क्या है? वेव मैकेनिक्स। वेव मैकेनिक्स का बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। श्रोडिंगर समीकरण का हल किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो साइन के रूप में किया जाता है। साइन क्या एक वेव फंक्शन है ना लैम्डा, ना रो, ना ही थीटा पर। क्या ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ये नहीं, ऑप्शन नंबर अपना 20 का सही आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, श्रोडिंगर का मॉडल इन परमाणुओं पर भी लागू होता है? केवल हाइड्रोजन पर, केवल समस्थानिकों पर, बहु इलेक्ट्रॉन परमाणुओं पर, न्यूट्रॉन पर। तो श्रोडिंगर का जो मॉडल था ना वो बहु इलेक्ट्रॉनों के लिए था, है ना, बहु इलेक्ट्रॉन परमाणुओं के लिए। ओके, नो हाइड्रोजन, नो समस्थानिक, नो न्यूट्रॉन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वांटम। क्वेश्चन नंबर पहला, प्रमुख क्वांटम संख्या n किसका निर्धारण करती है? ऑर्बिटल के आकार, ऑर्बिटल की ऊर्जा और आकार, इलेक्ट्रॉन का स्पिन, ऑर्बिटल की दिशा। तो जब मुख्य क्वांटम संख्या होती है ना, तो ऑर्बिटल की ऊर्जा और आकार दोनों का निर्धारण करती है। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कोणीय क्वांटम संख्या i का मान किस सीमा के में होता है? 0 से n, 0 से n-1, -i से +i, 0 से अनंत, तो होता है 0 से 9-1 के बीच में होता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अपना क्या कह रहा है? चुंबकीय क्वांटम संख्या m का मान किस सीमा में होता है? चुंबकीय क्वांटम संख्या m का मान किस सीमा में होता है? तो -i से +i के बीच में इसका सीमा में होता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सिंपल सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, स्पिन क्वांटम संख्या s का मान क्या होता है? स्पिन क्वांटम संख्या s का मान क्या होता है? तो होता है +1/2 से -1/2 के बीच, +1/2 से -1/2, लगाएंगे कॉमा, ये होता है इसका राइट आंसर। ऑप्शन चार्ज हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सिंपल सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि n = 3 और i = 1 हो तो यह किस ऑर्बिटल को दर्शाता है?
3D ऑर्डर को दर्शाता है, सिंपल सा है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को आप बार बार रिपीट करके जाइएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ओके, ये हमारा लास्ट है, कक्षकों की संकल्पना एवं क्वांटम संख्याएं, परमाणु कक्षों का संकरण हाइब्रिडाइजेशन, परमाणु एवं अणु की आधुनिक संरचना। ओके, इन सभी टॉपिक को हम क्लियर करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अणुओं में से इसमें केंद्रीय परमाणु का संकरण sp2 होता है। तो जहां भी आपको कार्बन सिंगल बॉन्ड से दिखे, कार्बन के साथ के सिंगल बॉन्ड से दिखे, तो वहां पर क्या होगा, sp2 संकरण होता है। ओके, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, CO2 अणु में कार्बन का संकरण क्या होगा। CO2 में होगा क्या, देखो, तो इसमें क्या होगा, कार्बन होता है ना, तो डबल बॉन्ड से क्या होगा, वो जुड़ा होगा, ऐसे करके होगा। CO2 में होगा ना, तो कार्बन की जगह डबल बॉन्ड है, तो क्या होगा, इसका sp हाइब्रिडाइजेशन इसका होगा। क्या होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन इसका होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यदि एक केंद्रीय परमाणु 4 सिग्मा बंध और 1 लोन पेयर बनता है तो उसका संकरण क्या होगा। तो क्या होगा इसका, sp3d, sp3d। तो टोटल 5 है, डी, एक जी, टोटल 5 हो गए, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। BOH का होल फॉर्म में बी का संकरण और अणु की ज्यामिति क्या होगी, क्या होगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं। BOH4 में बी का संकरण और अणु की ज्यामिति क्या होगी, sp3, और क्या होगा, इनको बोलते हैं इसको टेट्रा हेड्रल, टेट्रा हेड्रल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4-5 पे चलते हैं। सिग्मा और पाई बंधनों की संख्या 3 और 1 है, तो उस केंद्रीय परमाणु का संकरण, केंद्रीय संकरण क्या होगा। तो सिंपल सा sp2 होगा। क्या होगा, sp2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। इलेक्ट्रॉन कभी नाभिक के अंदर नहीं जा सकते। बोहर मॉडल में इलेक्ट्रॉन केवल विशेष कक्षा में पथ ही गुण करते हैं। इलेक्ट्रॉन कभी ऊर्जा ऊर्जा नहीं अवशोषित कर सकते। न्यूटन की गति नहीं, न्यूटन की गति कोई नियम नहीं है। केवल सही कहा है, बोहर ने क्या कहा है, इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या करते हैं, एक अपनी विशेष कक्षा में ही चक्कर लगाते रहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है अपना, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है। एक ही क्वांटम संख्या वाले 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इसी ऑर्बिटल में अधिकतम 4 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। एक ही कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं यदि उनकी स्पिन विपरीत हो। एक ही ऑर्बिटल में क्या ऑप्शन होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। ऑर्बिटल, एक ही ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं यदि उनकी स्पिन विपरीत हो। जैसे एक इलेक्ट्रॉन ऐसे भर दिया, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे भर दिया, इसकी इसमें विपरीत है ना, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ओके, मैं आपको बता भी दिया कैसे भरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
n इक्वल टू 3, i बराबर 2, m i बराबर ml बराबर प्लस 1 क्वांटम संख्या किस प्रकार उपसेल को निरूपित करती हैं? तो 3D सेल को निरूपित करती हैं। उपसेल होता है ना, सेल। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 हमने हल कर लिया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा नियम कहता है कि किसी उपसेल में पहले सभी ऑर्बिटल पर इलेक्ट्रॉन का एक एक करके भरेंगे, फिर विपरीत स्पिन के इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे? क्या कौन कहता है? कौन रूल कहता है कि पहले सब हाफ फील्ड भरेंगे, उसके बाद फुल फील्ड होंगे। ओके, चार का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, होन्स रूल। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। पैरामैग्नेटिक पदार्थ की विशेषता क्या होती है? सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, कम से कम एक इलेक्ट्रॉन युग्मित अनियुग्मित होता है, बिल्कुल सही है। कम से कम एक इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए? अनियुग्मित होना चाहिए, तो वो पैरामैग्नेटिक पदार्थ होता है। तो ये था इस स्लाइड का आखिरी क्वेश्चन। और इसी क्वेश्चन के साथ हमने अपना साइंस का यूनिट 13 है ना, वो कंप्लीट कर ली है। इसमें जितने भी टॉपिक थे, मैं सभी टॉपिक को बारी बारी से आपको सब कुछ बता दिया। और इस वीडियो के बाद आपको कहीं और से पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ने वाली है। और आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ना, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, ऐसे भी असर के साथ पढ़ने के लिए इस चैनल को प्यार दें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और आपका अपना कमेंट है ना, वो कमेंट बॉक्स जरूर कीजिएगा। जैसे आपको सजेशन है वो आप बताइएगा, आपको पीडी कैसी लगी है इसके बारे में बताइएगा ना। और आप जो भी कमेंट करेंगे मेरे वीडियो, वो मेरे लिए वैल्यूएबल कमेंट हैं। मैं सभी कमेंट के जवाब दूंगा, है ना। तो मिलती है नेक्स्ट टॉपिक पर। अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं जिसमें मैं आगे वीडियो ला सकता हूं, तो आप कमेंट में सजेशन भी दीजिएगा कि सर आप इस टॉपिक पे वीडियो लाइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक देखिए बी आर सर को। थैंक यू एंड बाय बाय।